पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात दलित और उनके नाम पर हो रही राजनीति की। बिहार की राजनीति में अब तक हाशिए पर रहे दलित समुदाय के लोग अचानक हॉट केक बन गए हैं। उनके वोट पर सभी पार्टियों की नजर है। उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए सियासी पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सियासी पार्टियों का दलित प्रेम वोट हासिल करने के लिए दिखावा है या सच में दिल से है? सियासी पार्टियों का दलित प्रेम सच या दिखावा? दलितों को लेकर गंभीर हैं सियासी पार्टियां। विधायिका में बढ़ेगी दलितों की हिस्सेदारी। दलितों को जनसंख्या के हिसाब से मिलेगा हक। दलितों को लेकर देश में लंबे अरसे से राजनीति हो रही है, लेकिन उसके बाद दलितों का विकास नहीं हुआ। जबकि चुनाव के समय सभी पार्टियां दलित राग अलापती हैं। ऐसे हालात तब हैं जब दलित समुदाय के कई नेता, विधायक और सांसद भी बने हैं। जानकार दलितों की बदहाली के लिए नेताओं के विल पावर को दोषी मानते हैं। मुझे लगता है कि दलित राजनीति और इन पर्टिकुलर और सोशल जस्टिस मूवमेंट इन जनरल ये चौराहे पे खड़ा है। आज तक जो एक छोटा सा पहलू है आरक्षण, उनके उत्थान के लिए, भागीदारी के लिए आरक्षण की संविधान में व्यवस्था की गई थी और आज़ादी का 68वां साल हम मना रहे हैं, इस साल मना रहे थे। लेकिन ईमानदारी से पूछें तो क्या सारी संस्थाओं में वो एक छोटा सा अधिकार दिया गया था रिजर्वेशन का, वो लागू हो पाया क्या? नहीं हो पा गया। तो इसका मतलब पॉलिटिकल विल की कमी है। बिहार की जनसंख्या के 14.20% दलित हैं। सभी पार्टियों में इस समुदाय के नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी बिहार में मात्र 16% दलित ही साक्षर हैं। दलित महिलाओं का साक्षरता दर तो और भी खराब है। हालांकि दलित नेता कहते हैं कि इस स्थिति के कहीं ना कहीं वे भी जिम्मेवार हैं। सरकारें जिम्मेदार रही है निश्चित तौर से, और सरकार चलाती है दल है तो जिम्मेदार होता ही है। इसलिए मैं मानता हूं कि तमाम दल, और खास के जो लंबे समय तक राजनीति दल ने जिस पे राजपाट किया है, तो दोष निश्चित तौर से उसको जाएगा। वर्षों से हो रही सियासत के बाद भी बिहार में दलित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। दलित समुदाय के जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, वो भी इसके लिए राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, जिसके चलते ये दिक्कत हुआ। कहीं ना कहीं जो इतना डिमांडिंग होना चाहिए दलित राजनीति को, दलित सामाजिक स्थिति परिस्थिति को, वो सशक्त नहीं हो पाया। क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल कम है। हमारे यहाँ जो जितना एग्रेसिव होना चाहिए लोगों को, जितना डिमांडिंग होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी रही। पटना में आयोजित एक सम्मेलन में दलित नेताओं ने अपने समुदाय के लोगों की स्थिति पर चिंता जताई और संकल्प लिया कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस दिशा में काम करना होगा। अब देखना है कि इस चिंतन का असर दलितों पर कितना पड़ता है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। दलित पहले से ही दमित और शोषित थे। हालांकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले ने सामाजिक आंदोलन के माध्यम से मानसिक परिवर्तन की बात की। बाद के वर्षों में कांशीराम ने दलितों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया और उसका परिणाम दिखा भी। यूपी में मायावती, जो दलित समुदाय से आती हैं, सीएम बनी। लेकिन विडंबना देखिए, 1996 में मायावती जब पहली बार यूपी की सीएम बनी थी, तब वो कहती थी, मैं 10 गुना 8 फीट के कमरे में रहती हूँ। लेकिन पिछली बार जब उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा तो अपनी संपत्ति 123 करोड़ रुपए घोषित की। आपको बता दें, यूपी में दलितों की आबादी लगभग 21% है, जो आज भी दयनीय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं। जबकि दलित समुदाय की बेटी मायावती ने 5 साल तक लगातार वहां शासन किया। इस संदर्भ का मतलब दलित नेताओं को कटघरे में खड़ा करना कतई नहीं है। अब देखिए, बिहार में कुल आबादी का 14.2% दलित हैं। सोशल इंजीनियरिंग में माहिर नीतीश कुमार ने उन्हें दलित और महादलित 2 भागों में बांट दिया। इस हिसाब से बिहार में महादलित 10.20% हैं, जिसमें 21 जातियां शामिल हैं, और दलित जिसमें सिर्फ पासवान जाति है, उसकी जनसंख्या लगभग 4% है। पासवानों के बड़े नेता रामविलास पासवान हैं, जो पिछले 4 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं। आज भी उन्हें दलितों का बड़ा चेहरा माना जाता है। लेकिन 4 दशकों में उन्होंने अपने समुदाय के लिए कितना काम किया, ये दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बताने के लिए काफी हैं।
दरअसल दलितों के अपने हालात से एक प्रस्थान बिंदु की जरूरत है और ऐसे में बिहार में जीतन राम मांझी भी उभर चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में उनके दलित विकास नारों की भी अग्नि परीक्षा है। इस बार दलित वोटर्स साबित करेंगे कि मांझी भविष्य के भरोसेमंद दलित नेता बनेंगे या नहीं। हालांकि राजनीति में दलितों और जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकसभा की 79 सीटें अनुसूचित जाति और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। आजादी के बाद संसद, राज्यों की विधानसभाओं, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में संविधान के तहत 15% सीटें अनुसूचित जनजाति और 7.5% सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित की रखी गई हैं। लेकिन आरक्षण के बाद भी दलित आज भी समाज के पिछले पायदान पर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दलित नेता किसी एक पार्टी में हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सभी पार्टियों में दलित नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी दलितों का विकास नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कोई एक पार्टी नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा जनमानस है। बात अब महागठबंधन के डर की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर महागठबंधन ने एनडीए के खिलाफ भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन उसके बाद उन्हें एक डर सता रहा है। डर है कि कम सीटों पर लड़ने से कहीं उनके नेता और कार्यकर्ता नाराज ना हो जाएं और इसका असर चुनाव पर ना पड़े। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में दिलचस्प होगा। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पहली बार कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भले ही ये दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे के बाद इन्हें डर सता रहा है कि कम सीटों पर लड़ने से कहीं उनके समर्थक नाराज न हो जाएं। हर एक चुनाव में कुछ लोग विरोध करते भी हैं, लेकिन इस बार तो भाजपा को जब बड़ा शिकस्त देना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। अलायंस की राजनीति होती है तो बहुत से उम्मीदवार होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत से लोगों की उम्मीद होती है कि 5 साल पर किसी कंस्टिट्यूंसी में मदद लगे रहते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, परंतु जब कहाँ गठबंधन वो सीटें नहीं आती तो निश्चित रूप से मनोबल टूटता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। विधानसभा चुनाव के इतिहास में ये पहला मौका है जब आरजेडी मात्र 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पार्टी के नेता खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से ये स्वीकार करते हैं कि इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। तो यही ने लालू यादव बोल दिया कि सीने पर पत्थर रखना पड़ेगा। लड़ाई देश बचाने का है, बिहार बचाने का है, और जहां देश बचाने और बिहार बचाने की लड़ाई हो जाएगी तो छोटे छोटे बिंदुओं को त्यागना पड़ेगा। अब लालू यादव जैसे आदमी जो मास के लीडर है, वो आदमी ने इतना बड़ा त्याग किया, कहा नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री होगा। ये किस परिस्थिति में किया? कोई मजबूरी नहीं थी। ये कहीं उनको लालू यादव का इरादा पक्का है कि बीजेपी जैसे सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में नहीं आने देना है। कम सीटों पर लड़ने के फैसले से महागठबंधन के तीनों दल परेशान हैं और उनकी परेशानी पर बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। इस समय जो चुनाव है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सभी 243 सीटों पे लड़ रहा है। बीजेपी के सिंबल से लड़े या हम के सिंबल से लड़े या लोजपा के सिंबल से लड़े या रालोसपा के सिंबल से लड़े, पूरे 243 में सभी सिंबल एक साथ मिलकर बिहार के परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। महागठबंधन की चिंता पर बीजेपी भले ही इतरा रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला तय कर महागठबंधन फिलहाल एनडीए से एक कदम आगे है। अब देखना है महागठबंधन के घटक दल टिकट बंटवारे और उसके बाद की स्थिति से कैसे निपटते हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी को अगर ये डर सता रहा है कि कम सीटों पर लड़ने से उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं, तो ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था जेडीयू ने। अब पहले से 43 कम सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, आरजेडी साल 2010 में 168 सीटों पर लड़ा था। इस साल वो भी पहले से 68 कम सीटों पर लड़ रहा है। वर्ष 2010 में कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ी थी। इस बार वो 203 कम सीटों पर यानी 40 सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक हुए हैं, लेकिन इस जंग में उन्हें अभी कई और चुनौतियों का
सामना करना है। अब देखना है उन चुनौतियों का सामना महागठबंधन के घटक दल कैसे करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर, जल्द हाजिर होते हैं। और अब आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यह खबर न सिर्फ आपको कुछ नई जानकारी देगी बल्कि आपको आगाह भी करेगी कि सड़क दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं। चलिए खबर को दिखाएं, उससे पहले आपको सड़क दुर्घटना से संबंधित आंकड़े दिखाते हैं। हमारे देश भारत में ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करने के कारण हर साल सड़क दुर्घटना में करीब 1.5 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर घंटे सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो जाती है और इसमें हर साल 3% का इजाफा हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सड़क पर होने वाली कुल मौत में 32% मौत 2 व्हीलर दुर्घटना के कारण होती है। सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों में 16% वैसे होते हैं जो कार में सवार होते हैं और 13% मौत ट्रक और बस दुर्घटना में होती है। भारत में सड़क दुर्घटना के कारण हर साल न सिर्फ लाखों लोगों की जान जाती है बल्कि देश को हर साल 558 अरब का नुकसान भी होता है। सड़क दुर्घटना पर तब तक लगाम नहीं लगाया जा सकता जब तक लोग खुद इसके प्रति जागरूक ना हो, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि लोग जानबूझकर नियम तोड़ते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं। पटना में प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का प्लान बनाया है। सड़कों पर दनादन दौड़ती गाड़ियां और रफ्तार को चुनौती देता ये शख्स, इसको मालूम है कि इसकी एक चूक इसकी जान ले सकती है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा रिस्क इनकी आदतों में शुमार है। पटना में लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। हम आपको एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये डिवाइडर है और डिवाइडर क्रॉस कर लोग सीधे इधर चले आते हैं, जबकि फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है उसके बावजूद भी लोग फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक मिनट एक बात बताइएगा, अभी आप सीधे क्रॉस कर आ गए, एक्सीडेंट भी हो सकता है, फुट ओवर ब्रिज वहाँ बना हुआ है, आप लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? दूर पड़ता है और जब ये हाई कोर्ट के अगर यहाँ बना होता तो थोड़ा नज़दीक पड़ता, अब वहाँ जाएंगे हम, इसके लिए जान जोखिम में डालना कितना सही है? जान जोखिम में अब जल्दीबाजी के लिए आदमी जान जोखिम में डाल देता है। ये तो साबित हो गया कि लोग जानबूझकर ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हैं। आइए अब दूसरा नमूना भी देखिए। ट्रैफिक सिस्टम यानी लाइट सिस्टम लगाने की कोशिश की गई, सिग्नल लगाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशें फेल हो गई। इसकी वजह है सिग्नल फॉलो नहीं करते हैं लोग, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे नज़ारा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, लोगों को ये पता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उसके बावजूद भी लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर जाते हैं। सर ये बताइए कि आखिर यहाँ पर लोग रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते हैं? रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि रूल्स का सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ही नहीं हो पा रहा है। जहाँ पर जो रूल्स का वायलेशन हो रहा है वहाँ जो पेनल्टी लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। लेकिन सर जो नहीं लगा रहे हैं उनको फाइन नहीं हो पा रहा है। लेकिन सर यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है सर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप लोग क्रॉस कर गए हैं सर। ये तो इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है सर, आप राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पटना में ट्रैफिक सिग्नल पर बना जेब्रा क्रॉसिंग और सड़क पार करने के लिए बने फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल कम ही लोग करते हैं। कहा जाए तो यहाँ ट्रैफिक नियम तोड़ना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली गई है। पहली बार रेड लाइट सिग्नल पार करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार रेड लाइट सिग्नल पार करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते अगर पकड़े गए तो 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना भर दीजिए। रैश ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर 2 साल की कैद या 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपए से 1500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर
500 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाते वक्त भी जुर्माना देना पड़ेगा। सड़क पर अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है। भारत में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें देखते हुए इन नियमों को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो ट्रैफिक नियम अगर आप पालन करते हैं तो ये आपकी सुरक्षा के लिए है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार बात झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए, जिनके लिए शायद अब खुशखबरी आने वाली है। झारखंड में पारा शिक्षकों की मांगों के आगे सरकार झुकती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विभाग भारत सरकार की मंजूरी के बाद राज्य के पारा शिक्षकों को नया मानदेय देगा। आपको बता दें कि झारखंड के पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि झारखंड में पारा शिक्षक कितने महत्वपूर्ण हैं। झारखंड में सारी सरकारी स्कूलों की संख्या करीब 41,000 है, जिन स्कूलों में करीब 80,000 पारा शिक्षक हैं। औसत निकाला जाए तो करीब एक स्कूल में 2 पारा शिक्षक हैं, जबकि राज्य में स्थायी रूप से सेवा दे रहे शिक्षकों की संख्या करीब 28,000 है। इस तरह राज्य में स्वीकृत 68,000 शिक्षकों के पद से यहां करीब 40,000 शिक्षक कम हैं। तो इस तरह कहा जाए तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पारा शिक्षकों के भरोसे है। आपको बता दें कि झारखंड में पारा शिक्षक अब तक 7 बार आंदोलन कर चुके हैं। हर बार उनकी मांगों के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि सरकार ने पारा शिक्षकों के आंदोलन को लेकर गंभीरता दिखाई थी। रघुवर सरकार पारा शिक्षकों को निश्चित वेतनमान देने पर सहमत थी। साथ ही 60 वर्ष तक सेवा अवधि के लिए भी सरकार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। इसके लिए सरकार ने बुधवार तक का समय भी मांगा था। झारखंड में पारा शिक्षकों को फिलहाल 6700 से 8400 रुपए के बीच मानदेय मिलता है। अब बिहार और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सेवा स्थायी करने और निश्चित वेतनमान की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 1 जुलाई 2015 से नियोजित शिक्षकों को 5200 से 20,200 रुपए का वेतनमान मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में पारा शिक्षकों का न्यूनतम मानदेय 20,335 रुपए है। राज्य सरकारों ने छात्र शिक्षक अनुपात सुधारने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की। शुरू में तो उन्हें काफी कम मानदेय मिलता था। झारखंड में तो शुरू में पारा शिक्षक को मात्र 500 रुपए प्रति माह का मानदेय मिलता था। मानदेय बढ़ाने के लिए हर बार पारा शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ा। बिहार, यूपी तो शिक्षकों ने मानदेय से लेकर वेतनमान पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इन राज्यों में अब शिक्षकों को वेतनमान मिलने लगा है। झारखंड के शिक्षक भी इन्हीं राज्यों का उदाहरण देकर आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।